हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर सेकंड में एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर्स फार्मूलाई एंड इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम में हम जो है बोहर के फार्मूले पे हमने रेडियस के बारे में चर्चा की थी, रेडियस के फार्मूले को लेकर। ठीक है, क्योंकि बोहर ने काफ़ी सारे फार्मूले दिए थे, है ना। तो रेडियस के फार्मूले को लेकर और उससे रिलेटेड कैलकुलेशन हम कर चुके थे इसके प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले वो इसके प्रीवियस वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। ठीक, तो आज हम जो है एनर्जी के लिए हम जो है वो फार्मूला देखेंगे। जैसे हमने रेडियस के लिए फार्मूला देखा था, आज हम देखेंगे एनर्जी के लिए क्या फार्मूला यूज़ होता है। ठीक है, तो एनर्जी के लिए जो फार्मूला है, एनर्जी को हम कैसे शो करेंगे, ई से। और एनर्जी के लिए जो फार्मूला वो होता है -2π² m z²e⁴ n² h²। यहाँ पर सारी चीज़ें वही हैं, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्लैंक कांस्टेंट, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी 2 और पाई से तो आप भली बात ही परिचित हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में इसके प्रीवियस लेक्चर में जब रेडियस का फार्मूला हमने देखा था उसमें हम ये डिस्कस कर चुके थे। अब वहीं पे हम जिस प्रकार से हमने रेडियस के अंदर कांस्टेंट अलग निकाल लिया था, वैसे ही इसमें भी कांस्टेंट को हम अलग निकालेंगे। तो किस तरह से होगा वो, -2π² m e⁴ में h² इंटू z²n²। ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू क्या है, इसमें से जो वैल्यू फिक्स है, जो कांस्टेंट होती है, उसे हमने अलग निकाल लिया है, और जिस वैल्यू के द्वारा हम उस एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे वो हमने अलग कर दिया है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट इंटू z²n², या कांस्टेंट लिखें, या फिर जो इस पूरे कैलकुलेशन की जो फिक्स वैल्यू है हम वो भी लिख सकते हैं। तो वो वैल्यू क्या होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू z²n²। ठीक है, ये किसके लिए फॉर्मूला लगाया हमने, ई के लिए। क्लियर। या हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, E1 हाइड्रोजन इंटू z²n², क्योंकि ये वाली जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट E1, हमने रेडियस के लिए R1H लिखा था, एनर्जी के लिए E1H लिख रहे हैं। 1 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बात केवल हाइड्रोजन एटम की हो रही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट की अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो हम या तो ये वैल्यू रख दें या ये रखें, दोनों क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। अगर हमें इसे काउंट करना है, जैसे मान लो पहले ऑर्बिट के लिए हमें एनर्जी को काउंट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले ऑर्बिट के एनर्जी को काउंट करने के लिए इस वैल्यू को E1H के लिए हम क्या लिखेंगे, ये वैल्यू रख सकते हैं, -13.6 इंटू, देखो Z मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को। ठीक है, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और हमें पता है हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 1 होते हैं, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। पहले ऑर्बिट की बात हो रही है मतलब 1 का अगेन स्क्वायर। तो पहले हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर पूरी तरह से क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, और 1 का मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वैल्यू की जगह हम इसे भी रख सकते हैं, है ना। इसीलिए हमने ये फार्मूला सॉल्व करा। तो E1H किसके बराबर होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो इस E1H की जगह पे हम -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पुट कर सकते हैं। ये हमने जनरल कैलकुलेट करके देखा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, समझ में आया, ये 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। तो हमको पता है हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसके बराबर है। ठीक है,
तो हम क्या कर रहे हैं, पहले ऑर्बिट के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो पहले ऑर्बिट के लिए निकालेंगे, तो पहले ऑर्बिट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। अब क्या होता है, अब हम देखेंगे कि किसी भी पार्टिकल, या हम ये देखेंगे कि जो इस पे जो फॉर्मूले के अंदर जो माइनस चार्ज है, हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला ये बोलता है एनर्जी इज इक्वल्स टू 2π² m z² e⁴ अपॉन में n² एंड h², ये फॉर्मूला बोलता है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये माइनस क्यों है। ठीक है, माइनस आने का रीजन ये है कि जब हम किसी भी पार्टिकल को जब हम पास में लाते हैं तो उसकी एनर्जी दो तरह से कैलकुलेट होती है। एक एनर्जी या तो प्लस माइनस में कैलकुलेट होगी और एक या तो प्लस में कैलकुलेट होगी। माइनस का मतलब होता है अट्रैक्शन और प्लस का मतलब क्या हो गया, हम रिपल्शन मान सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो दो पार्टिकल है सेम चार्ज वाले, प्लस और प्लस, दो प्रोटॉन को पास में लिया है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा। या दो माइनस अगर साथ में लिया है तो इनके बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक माइनस और एक प्लस अगर पास में आ जाता है तो हमेशा जो एनर्जी की जो वैल्यू आएगी, मतलब उनके बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, और एनर्जी की वैल्यू काहे में आएगी, हमेशा माइनस के अंदर आएगी एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, तो एनर्जी की वैल्यू माइनस आने के कारण ही इसी फॉर्मूले में हमने क्या लगा रखा है, माइनस लगा रखा है। ठीक है, अब क्या होता है, नॉर्मली अगर हम देखें तो ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है। इनके बीच में प्लस माइनस का अट्रैक्शन है। ठीक है, अब ये अट्रैक्शन है तो इस अट्रैक्शन को अगर हम क्या करें, इस इलेक्ट्रॉन, अगर इनका बीच का जो अट्रैक्शन है वो अगर ख़त्म हो जाए, इस इलेक्ट्रॉन का और इस न्यूक्लियस के बीच का अगर अट्रैक्शन अगर ख़त्म हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे न्यूक्लियस में से या इस पूरे एटम में से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया है, बाहर चला गया है। ठीक है, अट्रैक्शन खत्म हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, न्यूक्लियस से या उस पर्टिकुलर एटम से क्या हो गया, बाहर चला गया। ठीक है, तो अट्रैक्शन खत्म करना मतलब आयंस में टूटना। ठीक है, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, आयन में, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, निकल चुका है ना। अब निकल चुका है मतलब यहाँ पे आयंस बना है। तो यहाँ पे नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन एटम की जो है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, मतलब कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो आयंस में कन्वर्ट होगा। तो हमें ये पता है कि हाइड्रोजन के पहले, भाई अगर यहाँ के बाद जो पहला ऑर्बिट ये है, इस पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अट्रैक्शन को हमें ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, इससे प्लस में ही इतनी एनर्जी ही दे देंगे हम वापस। ठीक है, तो ये एनर्जी जैसे देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से प्लस माइनस एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होने पे क्या होगा कि इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो अट्रैक्शन पूरी तरीके से खत्म होने पर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। समझ गए, एक बार फिर से देख लेते हैं प्रॉपर वे में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन खत्म हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से बाहर निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से बाहर निकला मतलब आयंस में कन्वर्ट हुआ। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, मतलब कितनी एनर्जी दे दें कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो हमको पता है कि पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, अब इसे हमको कैंसिल आउट करना है तो हम कितने, ये माइनस में एनर्जी थी, इतनी एनर्जी हम क्या कर देंगे, प्लस में दे देंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये एनर्जी प्लस में दे दी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के पूरी तरीके से या न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, बाहर
चला जाएगा। मतलब उस पर्टिकुलर एटम के अंदर जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन एटम से कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये तो बात हुई इसकी। अब एक और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग ये हो गई जो नॉर्मली पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 ऑर्बिट हो गए। 1 2 3 4 5 6, 6 ऑर्बिट है। तो अब ये बता दें कि पहले ऑर्बिट की जो एनर्जी है E1 और 5वें ऑर्बिट की जो एनर्जी है E5, इनके बीच में मतलब देखा जाए तो इससे यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, या यहाँ से वापस यहाँ तक लाने में इसे कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लो एनर्जी की और इसकी वैल्यू निकाल लो और इसमें से इसको माइनस कर दो। तो जो डिफरेंस आया तो वो आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे कितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला क्या हो सकता है, एनर्जी का डिफरेंस है तो उसको कैसे बताएंगे, डेल्टा ई से। डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई हायर वैल्यू मतलब 5th ऑर्बिट की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, हायर आएगी, माइनस ई लोअर वैल्यू। ठीक है, अब ई हायर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट इनटू z² अपॉन n²। ये वही वाली वैल्यू जो हमने अभी निकाली थी एनर्जी के लिए। ठीक है, माइनस अगेन कांस्टेंट z² अपॉन NL², और ये हो जाएगा NH², क्योंकि हायर के लिए है और ये लोअर के लिए, इसलिए H है और L हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा और साथ ही साथ में इंटू z² क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन NH² माइनस 1 अपॉन NL²। तो इस फॉर्मूले को पुट करके भी हम क्या कर सकते हैं, जो है वैल्यू निकाल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी या यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है 1 से हायर ही होगी वैल्यू, एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा ही होगा ना। यहाँ पे जब एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं जब तो उसी ऑर्बिट में जा रहा है, नहीं तो जितनी इस ऑर्बिट की एनर्जी इससे ज़्यादा दे देंगे तो इसमें आ जाएगा, इसमें एनर्जी और दे देंगे तो इसमें आ जाएगा, इससे इसमें आ जाएगा, इससे इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन खत्म कब होता है, तब होता है जब वो इनफाइनाइट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, चला जाए। और इनफाइनाइट ऑर्बिट में चला गया मतलब पूरी तरह से क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस, उस पर्टिकुलर एटम और न्यूक्लियस से क्या हो गया, वो दूर चला गया, निकल गया उसमें, तभी वो आयंस में कन्वर्ट होगा और आयनाइजेशन एनर्जी बनेगी। या फिर हम जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले ऑर्बिट की एनर्जी और 5वें ऑर्बिट की एनर्जी, मतलब यहाँ से लेके इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट तक जाने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करके उस एनर्जी को निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो z की वैल्यू है, z की वैल्यू के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू यहाँ रख के हम उसके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की एनर्जी का लेवल चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। ये नॉर्मली क्या है कि ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन आप इसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। हमारे लिए ये कैलकुलेशन केवल 11th तक आवश्यक है, 12th में इससे कोई रिलेशन नहीं होता है। पर बोहर ने क्या है कि ये फार्मूला दिया था, इसलिए हम ये फार्मूले को रख रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो फार्मूला है वो नॉर्मली फार्मूला याद रखना है। अब इस फार्मूले का यूज़ कैसे किया जाता है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आप इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा फिर से देखें। क्लियर, चलिए अब भाई एनर्जी तो दे रहे हैं, एनर्जी यहाँ से यहाँ दे दी तो यहाँ चला गया, फिर एनर्जी दे दी तो यहाँ दे चली गई। लेकिन ये एनर्जी देते किस प्रकार से, किस टाइप से एनर्जी दी जाएगी, तो एनर्जी प्रोवाइड कैसे करते हैं, स्मॉल पैकेट्स में, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में जो है हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। और स्मॉल पैकेट्स में हम देखेंगे तो एनर्जी किस तरह से दी जाती है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है वेव नेचर। ठीक है, एक वेव के जैसा नेचर है इसका।
ठीक है। और वेव कहाँ पे होती है, किस जगह होती है, जब रेडिएशन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जो एनर्जी आ रही है, जैसे सन से सनलाइट आती है तो छोटे छोटे पैकेट्स में आती है जिसको फोटोन बोलेंगे हम, या रेडिएशन भी बोल सकते हैं। अब वो रेडिएशन है तो उसका नेचर वेव के जैसा है, ठीक है। वो ऐसे घूमती हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन जब उसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है ना, उस रेडिएशन को, उस बंडल्स को, उस पैकेट को, तो वो रेडिएशन का कुछ इस टाइप से नेचर होता है, ठीक है। तो जो अब ये वेव के फॉर्म में है, नेचर वेव जैसा है, तो इसकी वेवलेंथ भी होगी, इसकी वेलोसिटी भी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है, ठीक है। तो ये हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देखा एनर्जी को लेके। एनर्जी का जो फार्मूला हमने बनाया, एनर्जी का ये जो फार्मूला है, इसमें से केवल n² और z² इधर आ जाएगा, बाकी की जो वैल्यू है वो पूरी कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके बराबर है, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है उसके बराबर है। हाइड्रोजन, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहले ऑर्बिट की एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी है, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है z² अपॉन n², z² मतलब दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू 1 की जगह क्या लिख देंगे 2, और हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट की वैल्यू निकालना, तो हम क्या करेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 1 ही होता है तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर सेकेंड ऑर्बिट की बात हो जाएगी तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1/4। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी। थर्ड ऑर्बिट की करनी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 3 हो जाएगी तो थर्ड ऑर्बिट की निकल जाएगी, 4 का करना है तो 4 ऑर्बिट की निकल जाएगी, फिफ्थ का करना है तो फिफ्थ की निकल जाएगी। तो ऐसे n की वैल्यू 1 2 3 4 5 करके हम जो है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, ठीक है। तो हमारा मकसद केवल इस फार्मूले को याद करना था। इस फार्मूले की जो कांस्टेंट वैल्यू है केवल z² और n² को इधर लिख दिया जाएगा, तो जो बचा हुआ है पार्ट वो क्या होता है, पूरी तरह से कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके उन ऑर्बिट्स की एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बोहर्स एनर्जी फार्मूला, क्लियर। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।